हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल लेके ही चुके होंगे कि आज के स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईसीआर से संबंधित आईसीआर के ओल्ड पेपर में जो भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोसिस क्या होता है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर किया है। अगर आपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट कि हेटेरोसिस क्या होता है। उत्परिवर्तन का प्रवेश होता है, सहज उत्परिवर्तन की उपस्थिति होता है, F1 का जनकों से श्रेष्ठ होना है, फिर ये सभी होता है। अतः राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए कि हेटेरोसिस क्या होता है, इनमें से कौन सा है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर बात है हेटेरोसिस, ठीक है, यहाँ हेटेरोसिस का अगर आपसे जो लिया है तो क्या होता है F1 जनक। ठीक है, जो F1 पीढ़ी होती है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए कोई सा भी जो जनक होते हैं, मान लीजिए ए और बी आपके जनक है और इससे जो प्राप्त हो रही है जो संतति, ठीक है, जो सी संतति है, तो ये इन दोनों जनकों से श्रेष्ठ होना ही क्या कहलाता है, यहाँ हेटेरोसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ दोनों जनकों से संतति का श्रेष्ठ होना क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है कि बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सा होता है, कंपोनेंट कौन सा होता है। एन ब्यूटेन होता है, एन प्रोपेन होता है, एसिटिलीन होता है, फिर मेथेन होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। एन ब्यूटेन होता है, एन प्रोपेन होता है, एसिटिलीन होता है या फिर मीथेन गैस होता है। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ अगर बात है बायोगैस, तो सभी जानते होंगे वैसे इसको कि बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है, प्रमुख जो कंपोनेंट होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है मीथेन गैस होता है। कौन सा होता है, मीथेन गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बीज को किस वनस्पति के रूप में परिभाषित किया जाता है, अतः बीज होता क्या है एक्चुअल में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी बीज होता क्या है या फिर बीज किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि परिपक्व बीजांड होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, परिपक्व एंडोत्सर्जन होता है, फिर परिपक्व भ्रूण होता है। अर्थात बीज होता है क्या है एक्चुअल में, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करिए आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात है जो बीज होता है ये एक्चुअल में होता है क्या है, ये होता है यहाँ परिपक्व बीजांड होता है। क्या होता है यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है फर्स्ट, उसका राइट आंसर है कि यहाँ बीज क्या होता है, एक्चुअल में परिपक्व बीजांड होता है। और इसी से यहाँ बीज को यानी जो जर्मिनेट होता है किससे होता है, परिपक्व बीजांड से ही जर्मिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पूछा गया है उच्च उत्पादक कौन सी नस्ल होती है भैंस की, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें जो भी यहाँ पर वेराइटीज़ दे रखी है, जो भी ब्रीड्स दे रखी है, ठीक है, वेराइटी नहीं होती है, ब्रीड्स होती है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी जो ब्रीड्स दे रखी है तो उनमें से पूछा गया है कौन सी उच्च उत्पादक होती है, तो कौन सी होती है, मुर्रा होती है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। अब यहाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है, सेलमैन होता है, लुईस पास्चर होता है, फिर सिड्री ब्रेनर होता है। अर्थात यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सेलमैन के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, फिर सिडनी ब्रेनर के द्वारा। राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसकी खोज की गई थी सेलमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, सेलमैन के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है निम्न में से किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताने कौन सी ऐसी फसल है जिसको ना सबसे ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पहले आप कमेंट करिए कि आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर यहाँ आपको वैसे तो इनमें तो कोई कन्फ्यूज़न हो नहीं रहा होगा, लेकिन आपको चावल और गन्ना में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो रहा होगा। तो इनमें से आपको बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके कट कर ही दिए हैं, अब आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपका राइट आंसर क्या है, चावल होता है फिर गन्ना होता है। अतः हाईएस्ट जो वाटर रिक्वायरमेंट की होती है ये किस फसल की होती है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, गन्ने की सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है,
कि चावल की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फिर जल की आवश्यकता होती है ये कितनी होती है, और गन्ने की कितनी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, डायरेक्ट आप कमेंट करोगे या फिर अभी आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट कि चावल की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जल मांग कितनी होती है, और गन्ने की जल मांग कितनी होती है। ठीक है, आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि टमाटर किस कुल का सदस्य होता है। तो यार टमाटर तो सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। किसका होता है टमाटर, ये होता है सोलनेसी का होता है। कौन सा होता है, सोलनेसी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रमुख स्रोत होता है, या फिर प्रमुख जो फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, तो किसको सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, फिर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। अतः आपका राइट आंसर क्या है कि भारत में ऐसा कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा फर्टिलाइजर होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बातें हैं भारत के संबंध में, तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन देने के लिए सबसे ज़्यादा किस फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, ये कैसा है, यूरिया का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, यूरिया का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है। अर्थात यहाँ सेरीकल्चर होता है क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे इजी क्वेश्चन है, सभी बता दोगे, तो जल्दी से बताइए वैसे कि सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है। मधुमक्खी पालन कैसा है, रेशम कीट पालन कैसा है, केंचुआ का पालन कैसा है, फिर मछली का पालन कैसा है। अर्थात राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में होता है क्या है एक्चुअल में। यहाँ अगर आपको पूछा जाता है सेरीकल्चर, तो सभी जानते हो यहाँ किसका किया जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है। क्या किया जाता है सेरीकल्चर में, रेशम कीट पालन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है। अब यहाँ इसे आप नोट कर लीजिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, ऐसे भी आप मान सकते हो। तो पहले आप जल्दी से कमेंट करेंगे बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है, तो इसका रोग कारक क्या होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वायरस के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है, फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ बैंगन में जो छोटी पत्ती रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, फिर बैक्टीरिया के द्वारा। होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ अगर बात है जो लिटिल लीफ रोग होता है तो किसके द्वारा होता है, ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है यार, हाँ ये आपको माइकोप्लाज्मा भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, या फिर आपको फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यार हाँ अगर पूछ लिया जाता है बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है ये माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, फिर इसका रोग कारक क्या होता है, माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो सभी को ये पता है कि यार हाँ प्रोटीन जो संश्लेषण होता है, अर्थात जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये कहाँ पर होती है, ये होती है यहाँ राइबोसोम में होती है। कहाँ पर होती है, राइबोसोम में होती है। ठीक है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि क्या डालकर मिट्टी की संरचना को सुधारा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो सोच समझ के राइट आंसर बताना कि सोच समझ के या फिर सॉइल स्ट्रक्चर होता है तो इसको किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, इसका रिक्लेमेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, चूना के द्वारा, फिर जैविक खाद के द्वारा। अर्थात आपका राइट आंसर क्या है कि मिट्टी की जो संरचना है इसमें सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है या फिर किसका प्रयोग कैसा है। तो कौन सा होगा राइट आंसर, जिसने भी फोर्थ कमेंट किया है या फिर डी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ अगर बात है सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सोइल की स्ट्रक्चर जो रिक्लेमेशन की जाती है, जो सुधारी जाती है, ये की जाती है यहाँ जैविक खाद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, जैविक खाद के द्वारा की जाती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है अम्लीय मृदा का, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, अम्लीय के लिए यूज़ किया जाता है चूने का। और अगर बात है सारी मृदा, तो यहाँ सारी मृदा का जो सुधार कैसा है, ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आम क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है यार हाँ रानीखेत बीमारी किस में आम बात होती है। ठीक है, यहाँ पर आम के बारे में नहीं है। ठीक है, आम जो मैंगो होता है, जो कल्टीवेशन किया जाता है, वो आम नहीं है। यहाँ पर जो सामान्य बात होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आम है ये सामान्य के यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो आम यूज़ किया गया है ये सामान्यतः के लिए यूज़ किया गया है। अर्थात क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रानीखेत बीमारी किस में सामान्यतः होती है या फिर आम बात किस में होती है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ ही गए हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे सभी को पता है कि रानीखेत बीमारी किस में होती है, ये होती है कुक्कुट में होती है, अर्थात मुर्गी में होती है। किस में होती है, कुक्कुट या मुर्गी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, सनई को, कपास को, जूट को या फिर अलसी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, सनई को जाना जाता है, कपास को जाना जाता है, जूट को जाना जाता है, फिर अलसी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या है। तो यहाँ आप सभी को पता होगा कि यहाँ गोल्डन फाइबर के नाम से, अगर नहीं है पता तो याद रखिएगा कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना था, यहाँ जूट को ही जाना था है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, जूट को यहाँ गोल्डन फाइबर के नाम से जाना था है। और आपको पता होगा यहाँ सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना था है, सफ़ेद सोना के नाम से यहाँ कपास को जाना था है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोने की बात ही करने लग गए हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपसे लिया है सफ़ेद सोना तो सफ़ेद सोना के नाम से यहाँ कपास को जाना है। अगर आपसे लिया है काला सोना तो काला सोना यहाँ अफीम को जाना है। काला सोना किसे जाना है, यहाँ अफीम को जाना है। और अगर बात की जाए जो हरा सोना, तो हरा सोना किसे बोला है, बांस को बोला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होती है, अर्थात मायोसिन होती है, एल्बुमिन होती है, केसिन होती है, फिर कैरोटीन होती है। कैरेटीन होती है। ठीक है, कैरोटीन नहीं, यहाँ पर कैरेटीन दे रखा है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है ये मुख्य रूप में होता क्या है। ये आपसे पूछेगा मायोसिन होती है, एल्बुमिन होती है, केसिन होती है, फिर कैरेटीन होती है। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ अगर बात हैं जो प्रोटीन होती है क्या होती है, केसिन होती है। कौन सी होती है, जो प्रमुख रूप से ये होती है केसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यार हाँ कि अब यहाँ पर मैं स्लो तो बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं कि सर स्पीड थोड़ा कम करिए, तो उनसे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने इस जो कंप्लीट लेक्चर है इसमें थोड़ा कंट्रोल किया है अपनी वॉल्यूम को, तो अपनी स्पीड को कम करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो बोलो, क्योंकि शायद मेरे को लगता है स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो कोई नहीं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ चाहिए अल्फांसो किसकी लोकप्रिय किस्म होती है। तो सभी को पता है यहाँ अल्फांसो होती है किसकी होती है, आम की होती है। किसकी होती है, मैंगो की होती है, आम की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए कैसा है। अब यार हाँ इसे आप नोट कर लीजिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए कैसा है। बीज के लिए, बीज अंकुरण के लिए, बीज ओज के लिए, बीज की जीवन क्षमता के लिए, फिर बीज की सुसुप्त अवस्था ज्ञात करने के लिए। अर्थात यार हाँ टेट्राजोलियम जो टेस्ट कैसा है ये किसके लिए कैसा है, बीज के अंकुरण के लिए कैसा है, बीज के ओज के लिए कैसा है, बीज की जीवन क्षमता के लिए कैसा है, फिर बीज की सुसुप्त अवस्था ज्ञात करने के लिए कैसा है। अतः राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है, और यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर बात है जो टेट्राजोलियम परीक्षण होता है, या टेट्राजोलियम जो क्लोराइड जो टेस्ट किया ऐसा है ये किसके लिए कैसा है, ये कैसा है, सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए। यार हाँ विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया ऐसा है। ठीक है, विएबिलिटी का मतलब होता है जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, बीज की जीवन क्षमता या फिर सीड की विएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण विधि कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे मुझे सबसे जो इफेक्टिव होती है कौन सा मेथड होता है जो वीड को कंट्रोल किया ऐसा है, तो वो कौन सा मेथड होता है जो कि सबसे इफेक्टिव होता है, यांत्रिक होता है, रासायनिक होता है, कर्षण होता है, या फिर समेकित कीट प्रबंधन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि सबसे प्रभावी जो खरपतवार नियंत्रण विधि होती है वो कौन सी होती है, यांत्रिक होती है, रासायनिक होती है, कृषि होती है, या फिर समेकित कीट प्रबंधन होती है। राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर बात है जो सबसे इफेक्टिव होता है ये होता है यहाँ समेकित कीट प्रबंधन होता है। कौन सा होता है, समेकित कीट या फिर समेकित वीड प्रबंधन होता है। समेकित खरपतवार प्रबंधन भी होता है, एक समेकित कीट प्रबंधन भी होता है, ये सभी प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये यूज़ कीजिए कि समेकित वीड प्रबंधन अर्थात यहाँ समेकित खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई खरपतवार, तो आप खरपतवार याद रखिएगा कि समेकित वीड प्रबंधन के द्वारा यहाँ सबसे इफेक्टिव माना जाता है समेकित खरपतवार प्रबंधन को। अब क्यों माना जाता है इसका भी रीजन हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो समेकित कीट प्रबंधन होता है या फिर समेकित खरपतवार जो प्रबंधन होता है तो इस मेथड में इन तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा यांत्रिक का भी यूज़ किया जाता है, रासायनिक का भी यूज़ किया जाता है, और कर्षण विधियों का भी इसमें यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ सबसे इफेक्टिव कौन सी होती है, यहाँ समेकित कीट प्रबंधन होती है।
ठीक है। क्यों इफेक्टिव होती है इसका रीज़न हमने जान ही लिया है, क्योंकि यहाँ इसमें यांत्रिक का भी यूज़ किया जाता है, रासायनिक का भी यूज़ किया जाता है और कृषि क्रियाओं का भी यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ सबसे इफेक्टिव कौन सी होती है, समेकित कीट प्रबंधन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है निम्न में से कौन सी शर्करा अविघटनकारी है, तो राइट आंसर क्या है यार। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको कि अविघटनकारी शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, माल्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, फिर गैलेक्टोज होती है। राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि शर्करा अविघटनकारी कौन सी होती है, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज। तो कौन सी होती है, आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अच्छी गुणवत्ता का साइलेज का पीएच क्या होता है। अच्छी गुणवत्ता का अर्थात जो यार अच्छी क्वालिटी का जो साइलेज बनता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, ये आपको बताना है। 3.5 होता है, 4.5 होता है, 5.5 होता है, फिर 6.5 होता है। जल्दी से पाएंगे कि जो अच्छी क्वालिटी का बनता है साइलेज तो इसका पीएच मान क्या होता है, 3.5, 4.5, 5.5 या फिर 6.5। तो राइट आंसर कौन सा है, जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका राइट आंसर है कितना होता है यार, हाँ 4.5 होता है। कितना होता है, 4.5 होता है। क्योंकि यहाँ आपको सभी को पता है यहाँ साइलेज, तो साइलेज सबसे बेस्ट किसका बनता है, ये बनता है मक्के का। और जिस गड्ढे में यहाँ साइलेज को तैयार किया है उसे बोला है साइलो। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि साइलेज सबसे बेस्ट तो किसका बनता है, मक्के का बनता है। लेकिन अगर आपसे बोल गया है कि जो साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया है उसे किस नाम से जाना है, तो उसे यहाँ साइलो के नाम से जाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो आज के लिए बस ना है, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार एक वीडियो को लाइक तो बनता है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लिए सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉपिक से, जब तक के लिए चाहिए सब बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अच्छी से रहिए।